स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। कल हमने पढ़े थे क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर जो हैं जयशंकर प्रसाद का जो नया लेसन है उसकी कविता आत्मकथ्य के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे पार्ट 1 में। आज हम इसके कुछ आगे के क्वेश्चन आपको और कराएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कल कहाँ तक किए थे। हमने कल किए थे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों में, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आज हम आपको इससे आगे के कराते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको इसकी काव्य की भाषा कैसी है, उसकी विशेषताएं कैसी हैं, ये उदाहरण सहित देकर लिखनी है, ठीक है। तो यह प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें भाषा कैसी लिखी गई है, खड़ी हिंदी बोली, ठीक है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इसका उदाहरण क्या है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है पॉइंट, अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। इसमें अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए नवीन सुंदर और नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया, ठीक है, एक उदाहरण ये है। दूसरा, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक। अगला पॉइंट हम लेंगे, कवि ने नवीन शब्दों का इसमें प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। इस टाइप से कवि ने नए शब्दों का जो है इसमें प्रयोग किया है। यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नए नवीन शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे काव्य में सुंदरता आ गई है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लेंगे, छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण। मनवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बड़ा है। इसमें जो भी अलंकार प्रयोग किए गए हैं उससे जो है काव्य का सौंदर्य बहुत अधिक बड़ा है। जैसे अरुण कपूलों में क्या है, रूपक अलंकार है, और मेरी मौन अनुरागी उषा में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लेंगे, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया गया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि न स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुरा कर वह भाग गई। स्वप्न में जो है आते आते उसके पास मुस्कुरा कर वह भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे सपने देख रहे थे उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी उसे वह कभी प्राप्त नहीं हुआ और उनका जीवन हमेशा उस सुख से जो है वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, जिसे हम सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। सुख का स्वप्न जो देखा था कवि ने इस तरह इसमें व्यक्त किया है, ठीक है। अब है रचना और अभिव्यक्ति से जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो उसका पहला क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या है, क्या झलक मिलती है आपको, कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। नंबर 1, पहला तो वो क्या थे, सरल और भोले। प्रसाद जी एक सीधे सादे व्यक्तित्व के इंसान थे, उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन में जो है जीते रहे, ठीक है। नंबर 2 है गंभीर और मर्यादित। वे अपने जीवन के सुख दुख लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे, अपनी दुर्बलताओं को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज के सामने प्रस्तुत कर वे हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि समाज के सामने मेरी दुर्बलताएं आएं। विनयशील, प्रसाद जी के स्वयं को दुर्बलताओं से भरा, सरल दुर्बलता इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लेंगे,
कहाँ पे हम चल रहे थे, विनयशील। ठीक है, प्रसाद जी स्वयं को दुर्बलताओं से भरा दुर्बल, सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता की निशानी है। ठीक है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों पढ़ना चाहेंगे, तो इसका जवाब है हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़ना चाहिए, जिससे उनकी गाथा पढ़कर हमें यह जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता किस प्रकार प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्हें विजय प्राप्त हुई। ये सब उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करने वाली बेबी हलदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि आप भी आत्मकथा शैली में अपने बारे में कुछ भी लिखिए। तो इसका जवाब है, जैसे हम मान लेंगे कि मेरा नाम त्वांग है, मैं 14 साल का हूँ, मैं देहात में माता पिता बड़े भाई के साथ रहता हूँ। हमारा जीवन बड़ा देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हमारा जीवन बड़ा ही कष्टमय है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, स्कूल आदि न होने के कारण यहाँ जीवन बड़ा कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चे के नज़दीक में विद्यालय नहीं है। करीब 4-5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है। खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे भाई सुबह उठकर, इसमें आप कुछ भी अपने बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक व्यक्ति ने अपने बारे में आत्मकथा लिखी है, इसीलिए आप इस तरह आप भी लिख सकते हैं। उसमें ये भी लिखा है कि मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा, अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा और माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव के पास में अस्पताल न होने के कारण सभी की बीमारी के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है, इसलिए जो है मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपके यहीं पे समाप्त होते हैं आत्मकथा के। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ इसी तरह के वीडियो देखने को मिले और आपको ज़्यादा हिंदी के लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ साथ ही वीडियो में सारा हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिसको भी अगर एक बार में ना हो दोबारा इसे रिवाइज करके फिर पढ़ ले तो उसे और भी अच्छे से समझ में सारा लेसन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।